हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। ये जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि बीपीएससी में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं पहले के वर्षों में, और आपको ये भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स को छांटना है, कौन सा सही आंसर होगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ और लग रहा होगा, बट पिछले ट्रेंड्स को देखने से पता चलता है कि बीपीएससी उसका कुछ अलग ही आंसर लेते आ रही है। इसे भी हम समझेंगे तो आपको इस बात का भी थोड़ा अच्छा अंदाजा लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल से हम सिंपली ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा सबस्टांस है, उसका क्या नेचर है, यानी वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। एसिड कैसे बनता है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जब वाटर मिक्स करते हैं तो एसिड बनता है, और अगर मेटेलिक ऑक्साइड है तो वो जब वाटर से रिएक्ट करता है या उसमें मिक्स होता है ये कहें तो वो बनता है बेस। अब बेस दो तरीके का होता है, वाटर सोलुबल और नॉन वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल वाले को अल्कली कह लेते हैं। इसमें से किसका पीएच वैल्यू 7 होगा, प्योर वाटर का या न्यूट्रल सॉल्यूशन का, बेसिक सॉल्यूशन का या एसिडिक सॉल्यूशन का, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। न्यूट्रल सॉल्यूशन कहने का मतलब है ना वो एसिडिक हो ना बेसिक नेचर का हो। पीएच स्केल पर वैल्यू 7 होगा। प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल है और उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, और न्यूट्रल कोई भी सॉल्यूशन हो उसके साथ भी यही बात होगी। तो अल्टीमेटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यहां पर एक से अधिक सही है, ए और बी करेक्ट है। सिंपल सी बात यह है कि इस क्वेश्चन को अगर आप हल्के में लेते हैं और बहुत सारे लोग देखें कि हाँ शुद्ध पानी पहला ऑप्शन है और ए को ऐसे बबल किया, आगे बढ़ गए और वो 1 नंबर गंवा दिए। कई लोग एक सवाल के गलती से छूट जाते हैं प्रीलिम्स में, उनको मेंस लिखने का मौका नहीं लगता है। तो कितने अच्छे से और कितने आपको फर्म होकर एग्जाम देना है, इन छोटी छोटी बातों को भी सीखते समझते जाना है। ये स्केल देख लीजिए, ये पीएच स्केल है। यहाँ पर 7 हो गया, ये न्यूट्रल है, और जितना आप लेफ्ट में जाएंगे उतना एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट के तरफ इस बेसिक प्रॉपर्टी जो है बढ़ता जाएगा। 1 मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया और 14 का मतलब सबसे अधिक बेसिक। यहाँ पर मिल्क जो है उसका पीएच स्केल 6 में पड़ेगा, प्योर वाटर का 7 में। अंडा जो है वो बेसिक नेचर का है। इसी तरीके से बेकिंग सोडा, हैंड सोप, ये सारे बेसिक हैं। और जितने जूस वगैरह हैं जैसे एप्पल जूस, आंवला का जूस, लेमन जूस, टोमेटो जूस, ये सब एसिडिक प्रॉपर्टी के हैं। पेट में जो हमारे एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये स्केल में 1 के तरफ प्लेस किया गया है। अब मैं आपसे एक यहाँ पर सवाल पूछ लेता हूं कि जो हमारा ब्लड है, रक्त, रुधिर, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, आप समझ गए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई था। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, यानी इसमें से किस तत्वों में न्यूट्रॉन नहीं होता है। जब आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो वहां आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मास के लिए जाना जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, चार्जेस के लिए जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन के पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जिसको कि आम बोलचाल के भाषा में हाइड्रोजन बोलते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल नेम जो है वो प्रोटियम है, PROTIUM। ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, प्रोटियम जो है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है, और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 1 यूनिट ही होता है, और कुछ वो ऐसा दिखता है। इसके नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन लैकिंग होता है।
अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? वेवलेंथ की यानी तरंग दायरे की, या फिर एनर्जी यानी ऊर्जा की, या फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की, या वेलोसिटी यानी वेग की, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये सारे यूनिट्स आपको अच्छे से जाने होने चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से हर साल सवाल पूछे गए हैं, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और लेंथ को मापने का एक इकाई है एटॉमिक लेंथ, जो है इसको मापते हैं एंगस्ट्रॉन में। और इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, एक के ऊपर एक ऐसा सर्कल लगा के, और इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो थोड़ा सा यूनिट और कन्वर्सन वगैरह भी आप देख लेंगे। अब चलिए एक बार थोड़ा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मीटर जो है ना, ये यूनिट है और इसका सिंबल है एम। इसको कहेंगे कि इसका मीटर 1 हो गया वैल्यू, और डेसीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻1 होता है, यानी कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे। उससे छोटा यूनिट सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। मिलीमीटर ये 10⁻³ मीटर हो गया, और ये कह सकते हैं कि 1 मीटर में 1000 mm। इसी तरीके से माइक्रोमीटर 10⁻⁻6, नैनोमीटर 10⁻⁻9, और एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। तो कुछ इस तरीके से आप याद रखेंगे। और इस इकाई का जो है ना नेम किसके नेम पर रखा गया है? तो एक स्वीडिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम। और वेवलेंथ जो है ना, आगे सवाल वगैरह भी आएंगे वेवलेंथ के, तो उनको भी एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। यानी छोटी छोटी चीजों को मापने में एंगस्ट्रॉम इकाई का यूज किया जाता है, 10⁻⁻10 मीटर। अगला सवाल, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, यानी आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में, या फिर मीटर पर सेकंड में, या फिर रेडियन में, या फिर वाट, या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यहां पर मैं इन सारे ऑप्शंस को डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं कि ये किसका यूनिट है, ये किसका यूनिट है, बिकॉज इस पर आगे आपको सवाल मिलने वाले हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड, यानी कि अगर एक खास तरीके की वाइब्रेशन हो रही है तो वो कितने बार हो रही है 1 सेकेंड में। मान लेते हैं कि एक ऐसे पेंडुलम है, 10 बार ऐसे ऐसे 1 सेकेंड में वो हिल रहा है, तो उसको कहेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। समझ गए? इसका यूनिट क्या है? हर्ट्ज। एक बार देख लीजिए, ये आप एक यहां पर वेव को देख पा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, यानी कि इसको हर्ट्ज में बताते हैं। F से फ्रीक्वेंसी हुआ और T से हुआ टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड। सिंपल सा मतलब हुआ। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया अकरेंस, कितनी बार ये हो रहा है, और इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। और ये नाम किसके ऑनर में रखा गया है? तो 19th सेंचुरी जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, उनके नाम पर। और हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ? 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज का मतलब हुआ 1 साइकिल पर सेकेंड। 10 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा? 10 साइकिल्स पर सेकेंड। अगले सवाल पर आ जाते हैं। हु डिस्कवर्ड डीएनए? ये बीपीएससी में सवाल आया कि डीएनए की खोज किसने की थी, और यहां पर 4 ऑप्शंस थे और 5वां ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। डीएनए का मतलब डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। जेनेटिक ट्रांसफर, जेनेटिक मटेरियल्स के लिए इनको जाना जाता है। और सबसे पहले इसे खोज निकाला गया फ्रेडरिच मिस्सर के द्वारा 1869 में। ये बात इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने उस समय इसे कहा था न्यूक्लिन। और जो उसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये आइडेंटिफाई किया गया है 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। यहाँ इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनका भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जिनका नाम है हरगोविंद खुराना। बीपीएससी के द्वारा इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर लिया गया था कि इसमें एक से अधिक ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। ये सब कुछ मानते हुए कि इनके सारे व्यक्तियों के कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन जो यहां पर सवाल पूछा गया हु डिस्कवर्ड डीएनए, उसका सही जवाब जो है उसको बस नहीं ऑप्ट करते हुए इस तरीके से ऑप्शन ई को यहां पर तवज्जो दिया गया था।
तो कहने का मतलब है कि सीधे सीधे कई बार आपको आंसर नहीं दिख रहा होता है, और ये सब कुछ आपको ट्रेंड एनालाइज करने के बाद ही समझ आएगा कि बीपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर को ले रहा है। ये थोड़ा समझना होगा। अब देखिए अगला जो सवाल है ये है ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन इसको बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप डर जाएं इसे देख के, बिल्कुल नहीं डरना है। यहाँ पूछा गया है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या होता है, क्या वो प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या मिनरल है या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। शुगर, फैट, इन चीजों पर सवाल बीपीएससी पूछती है, जैसे मोनोसैकेराइड वगैरह जो शुगर के टाइप्स है, इसी तरीके से। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये फैट कह लीजिए या तेल है, जो कि 3 मोलेक्यूल्स जो होते हैं फैटी एसिड के उनसे बना होता है, और वो इस तरीके से एक मोलेक्यूल बनाते हैं ग्लिसरॉल के, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और जो ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो हमारे चर्बी होती है, जो हमारे फैट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये उसके मेन कंपोनेंट हैं, या किसी भी वर्टिब्रे के लिए, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे मैमल्स वगैरह में। और ये ब्लड में पाए जाते हैं और ये मेजर कंपोनेंट है ह्यूमन स्किन ऑयल के। तो सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, फैट, वसा, ठीक है, जिसको चर्बी भी बोल लेते हैं। ये इस तरीके से ब्लड वगैरह में भी प्रेजेंट होता है। अगला सवाल, ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोसेफालोग्राम, ये किस चीज के मॉनिटरिंग में काम आता है? हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, ब्रेन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये सवाल जो है कोई लोगों के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, इससे लोग ईसीजी से कंफ्यूज हो जाएंगे। ईसीजी जो है वो हार्ट के लिए होता है, लेकिन जो ईईजी है ना वो होता है ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए। इलेक्ट्रोसेफालोग्राम, देखिए कई बार जब आप थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको मिलता है पढ़ने के लिए कि दिमाग को, हेड को जो है सेफेली कहते हैं, और कई बार लेंथ वगैरह और इंडेक्स निकालते हैं तो सेफेली इंडेक्स निकालते हैं। अगर एक नॉर्मल पैमाने से अगर बड़ा सिर है तो उसको कहते हैं मैक्रोसेफाली, जैसे कि आपने पा मूवी में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को देखा था, या जीका वायरस वगैरह की वजह से जो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन का साइज होना चाहिए उससे छोटा हो जाता है ब्रेन, तो उसको माइक्रोसेफाली कहते हैं। तो ब्रेन जो है ना, जो पूरा का पूरा ढांचा है, जो स्कल है, इसको सेफाली कहते हैं ऐसे नॉर्मल टेक्निकल टर्म्स में। तो ये चीज है, तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रोसेफालोग्राम जो है इसका कनेक्शन ब्रेन से है, और ये डायग्नोसिस करता है स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को, या फिर एनेस्थेसिया के डेप्थ को, या कोमा में अगर कोई व्यक्ति है, या और भी कई तरीके के समस्याएं होती हैं या इश्यूज होते हैं, जैसे इनकेस बॉडी जिंदा है और दिमाग की डेथ हो गई, इन चीजों को भी डिटेक्ट करता है। जो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट है और साइकेट्रिस्ट हंस बर्गर ने इसको इन्वेंट किया था, इस डिवाइस को, और रिकॉर्ड किया था पहला ह्यूमन ईईजी सन 1924 में। अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कि जो हमारे शरीर का तापमान है, बॉडी टेम्परेचर, वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यानी यहां बेसिकली आपको ग्लैंड बताना है कि वो कौन सा ग्लैंड है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब ऐसे सवाल जो है कई बार पूछे जाते हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसको कहते हैं, पेनक्रियाज से कौन सा जूस निकलता है, लीवर से कौन सा जूस निकलता है, आयोडीन की कमी के वजह से कौन सी बीमारी होती है, और वो जो है थायराइड जो है वो कहाँ से सेक्रेट होता है, ये सब कुछ, थायरॉक्स, और ये सब कुछ बार बार पूछा गया है बीपीएससी में। या फिर सेक्स हार्मोन्स के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले ग्लैंड के बारे में पूछा जा रहा है। क्या होना चाहिए सही जवाब? सोच के आप जवाब दीजिए, मैं वेट कर लेता हूं 10 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। चलिए एक बार मैं आपको एनसीईआरटी का ही जो डायग्राम है दिखा देता हूं। ये इस तरीके से है कि दिमाग में आपको हाइपोथैलेमस देखने को ग्लैंड मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यहाँ गर्दन में आपको थायराइड ये जो है ग्लैंड नजर आ रहा है, यहाँ पर थाइलेमस देख रहे हैं। देखिए दिमाग में जो है हाइपोथैलेमस, यहाँ थैलेमस, यहाँ पर पैनक्रियाज हो गए, और एड्रेनल ग्लैंड्स जो हैं, जो कई बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि लड़ो और उड़ो, ये किस चीज को कहते हैं। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, आप कहेंगे कि बिना किसी लॉजिक के है।
और फीमेल्स में ये ओवरी होता है, मेल में टेस्टिस होते हैं। तो ये सब कुछ जो है थोड़ा थोड़ा आप आइडिया रखे रहेंगे तो किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में कितना होगा मैं कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहूंगा। और जब ये सब जिक्र आ रहा है तो यहाँ पर वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड जानवरों के बारे में जान लेना जरूरी है। वार्म ब्लडेड जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, रिटेन करते हैं, इससे नहीं फर्क पड़ता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं जैसे कि छिपकली हो गई, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से अपने टेम्परेचर को बढ़ा घटाती है, वो कोल्ड ब्लडेड है। अगला सवाल है कि इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। 4 स्टेटमेंट है और 5वां ऑप्शन ही जो है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पहला स्टेटमेंट है कि जो वेवलेंथ है रेड लाइट का वो कम होता है वायलेट लाइट से। दूसरा है कि वेवलेंथ जो है रेड लाइट का वो अधिक होता है वायलेट लाइट से। अगला स्टेटमेंट कि वेवलेंथ जो है वायलेट लाइट का वो ज्यादा होता है ग्रीन से और वेवलेंथ जो है वायलेट का वो ज्यादा होता है येलो से। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? देखिए यहाँ पर आप यहाँ विजिबल स्पेक्ट्रम के पूरे डायग्राम को देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर है, यहाँ वायलेट कलर है दिखाया गया है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और यहाँ वेवलेंथ बताया गया है। वायलेट का वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर 400 बताया गया है नैनोमीटर में, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर रेड के लिए कितना है 780। तो कुछ आइडिया लगा किसका अधिक है? रेड का अधिक है। इसी तरीके से वायलेट का फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे अधिक है और रेड का कम है। ऑब्वियस सी बात है, जिसका लेंथ ज्यादा होगा वो 1 सेकंड में कम बार साइकिल पूरा करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। तो रेड का फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा। वायलेट का वेवलेंथ जो है कम, फ्रीक्वेंसी अधिक। तो सही जवाब क्या होगा कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन दैट ऑफ वायलेट। ये सही है। जो यहाँ वायलेट का ज्यादा है वेवलेंथ ग्रीन से, क्या ये बात सही है? नहीं, ये कभी नहीं सही होगा। और वेवलेंथ वायलेट का जो है वो ज्यादा होगा येलो से, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे कम है वायलेट का, ये आप समझ गए। अब वायलेट के लेफ्ट में यहाँ जो इनविजिबल लाइट है उसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं और रेड के राइट में जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है उसको इंफ्रा रेड कहते हैं। तो इंफ्रा रेड का वेवलेंथ क्या होगा? रेड से अधिक होगा और फ्रीक्वेंसी रेड से कम। ठीक है। और एक बार में आप वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10। आपको 40 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट स्केल में बदलना है। इसके लिए फॉर्मूला अगर आप जानेंगे तो बहुत आसान है। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। सिंपली वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ 40 दे दिया गया है तो C के जगह हम इसको 40 ही रख देते हैं। तो ये 8 टाइम्स में चला गया और ये 9 8 जा 72 इज इक्वल टू F माइनस 32। अब ये साइड चेंज, साइन चेंज, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 प्लस 32 इज इक्वल टू 104 फॉरेनहाइट। तो सही जवाब बहुत आसानी से आप ढूंढ लिए। एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर वैल्यू इक्वल होता है सेल्सियस और फॉरेनहाइट का, यानी -40 डिग्री टेम्परेचर की बात की जाती है वहां पे। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। आपको यहाँ यूनिट बताना है इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? मैंने उस समय कहा था ना कि मैं यहाँ पर यूनिट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जस्ट इसके वजह से। एम्पियर, वोल्ट, कूलम, वॉट और ऑप्शन ही, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए क्षमता, शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर जो है इसका मतलब हो गया रेट पर यूनिट टाइम। किसी चीज का ऐसे बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यही बताने का काम होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक पावर है फिर हम इसको एसी पावर और डीसी पावर के रूप में जानते हैं। ऐसा यूनिट जो है पावर का वो है वाट। ठीक है। और वाट जो है उसको डिफाइन किया जाता है 1 जूल पर सेकेंड और इसका जो नाम है जेम्स वाट के नाम पर दिया गया है, जिन्होंने स्टीम इंजन को बनाया था और जिसके वजह से इतनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुई हैं। वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटिश इन्वेंटर थे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वाट। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? अगला सवाल है
कि इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सी प्रक्रिया होती है। ऐसे सवाल आपको न जाने कितनी बार देखने को मिले हैं कि कौन सा एनर्जी किस में ट्रांसफर होता है, क्योंकि एनर्जी का ये रूल है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में हम बिजली देते हैं और वो फिर किसी फॉर्म में चेंज होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगर यही डायनेमो होता जिसमें कि टरबाइन वाला पूरा मैकेनिज्म है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है कि डायनेमो जो है वो जब घूम रहा है टरबाइन की वजह से, तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में पूछा गया है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बायोलॉजी का, ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट वाटर होता है? अबाउट 70% या 20 से 30% या 10 से 20% या 30 से 40 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए जो वाटर का कंटेंट है ना वो जेंडर, एज और वेट के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज माना गया है कि ह्यूमन बॉडी में 60% जो कंटेंट है वो वाटर का है, फ्लूइड है, और ये इंटरसेलुलर फ्लूइड के रूप में स्टोर रहता है। और इसको आप वैसे भी समझ लीजिए कि अलग अलग ऑर्गन्स में वाटर का परसेंटेज बहुत अलग अलग है। जैसा कि आंखों में करीब 95% फ्लूइड है, हार्ट में 75, मसल्स में 75, ब्लड में 94, लंग्स में 85, किडनी में 83, ब्रेन में 83, और वैसे बोन वगैरह में तो कम हो जाएगा क्योंकि वो सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट ऐसी चीजों से बना हुआ है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल है कि वो कौन सा डिवाइस है जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं? वोल्ट मीटर, आमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये क्वेश्चन जरूर मैंने कहीं डिस्कस कर रखा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है इस पूरी सीरीज में ही कहीं पर इसका जिक्र आया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आमीटर। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं, ये सब कुछ हमने वहां पर देखा था, डिटेल में समझा था। क्वेश्चन नंबर 15 कि मेन कंपोनेंट क्या है ग्रीन हाउस गैसेस का? ये सवाल बीपीएससी 2 बार पूछ चुकी है। अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 64th बीपीएससी में और 65th बीपीएससी में। और यहां पर मेन यानी मुख्य घटक जब पूछा जाएगा तो आपको लगेगा कि इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कोई होना चाहिए, लेकिन हर बार बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन ई सही माना गया कि इसमें से एक से अधिक करेक्ट आंसर है। मैं लॉजिक पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ सही जवाब तो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लिया गया, करेक्ट आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर ई। तो मैंने आपको यहां दोनों पहलू बता दिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए और आयोग के द्वारा क्या जवाब लिया जाता है। यहां मैंने टर्म यूज किया है आयोग द्वारा क्या जवाब लिया जाता है, क्योंकि एक से अधिक बार का ये रिपीटेशन हो चुका है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और यहां पर को बताना है कि जो ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन साहब थे उनको नोबेल प्राइज मिला था किस चीज के लिए? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, या बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए, या मास एनर्जी इक्विवेलेंस के लिए, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो फिजिक्स के लिए 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है, जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया अपना थ्योरेटिकल फिजिक्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां अक्सर लोग सोचते होंगे कि सबसे अधिक जो टर्म इनसे जुड़ा है रिलेटिविटी उसी से मिला होगा, बट नहीं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि जब यहां पर लाइट पड़ता है किसी भी सरफेस पर, मेटेलिक सरफेस की बात की जा रही है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने लगते हैं। E=h/nu इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 17 कि सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं? अब सेल पर बहुत तरीके के सवाल हो सकते हैं कि वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं, वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसको कि कहते हैं कि ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है, वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। बहुत तरीके के सवाल हैं। यहाँ पर हमारा सवाल है पावर हाउस किसको कहते हैं? सेल वॉल को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, न्यूक्लियस को, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक यानी कि
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो शोषण किया जाए उसके लिए, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन है सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम को काम कराना, सबसे जरूरी है। और फिर यहाँ पर सेलुलर एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में तैयार होती है और इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। और कई बार यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इस सवाल में चर्चा किया गया है एड्स बीमारी के बारे में, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ऐसी बीमारी जिसमें आपका इम्यून सिस्टम बहुत खराब हो जाए। चलिए सवाल तो देखते हैं कि ये एड्स जो बीमारी है किसके वजह से होती है, वाटर के वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है और लेटेस्ट जो वर्ल्ड एड्स डे था उसका थीम क्या था। ठीक है, तो ये एक वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस के वजह से होने वाली बीमारी है, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को जो खराब कर देता है। और यहां पर आपको रेट्रोवायरस का नाम इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये इन्फेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को और इसके बाद बहुत सारी बीमारियां जो है जैसे कि टीबी और भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो इंसान को जकड़ लेती हैं। कई वजहों से होता है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, या फिर कंटामिनेटेड ब्लड के ट्रांसफर से, या जो कंटामिनेटेड नीडल जो है सुई है उसके रीयूज से, मदर से ट्रांसफर हो सकता है चाइल्ड में प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी। तो ये सब कुछ थोड़ा इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में कि कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है, कौन सा वायरस की वजह से, कौन प्रोटोजोआ की वजह से, कौन फंगस की वजह से, ये सब कुछ देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, वो कौन सा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को मापते हैं? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। ये जो पायरो है ना, पायर मतलब होता है फायर, आग, लैक्टो इसे दूध के शुद्धता को मापते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। और यहां पता चलता है हमें कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है एयर में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट भी इससे मिलता जुलता है, उसको देख लेंगे। और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है। इसका भी जो जवाब है बीपीएससी के द्वारा नहीं दिया गया था, बहुत तरीके के कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गए थे, जबकि बहुत आसान सवाल है। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का क्या इकाई है? तो न्यूटन, और एरिया के लिए स्क्वायर मीटर, किसी खास क्षेत्रफल के लिए। तो यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रेशर। तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहां पर आपसे यूनिट एंड डायमेंशन के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कई तरीके के पूछे भी जाते हैं, हर बार ही पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को दिखाने का सीधा यही मकसद था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे होके गुजरना है, साइंस एंड टेक को हल्के में नहीं लेना है। लोगों को लगता है कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं, ये तो मैं साइंस में बहुत अच्छा रहा हूं, बहुत इजीली बना लूंगा। नहीं तो कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैंने साइंस समझा ही नहीं कभी, ये तो बनने से रहे, मैं सीधे छोड़ देता हूं। नहीं, दोनों ही तरीके का अगर आपके पास जजमेंट आ रहा है तो दोनों गलत है, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बहुत सही इफर्ट से सही होने लगते हैं और आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, दैट्स ऑल। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक वीडियो में आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।